गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन और नस्ट इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नस्ट इक्वेशंस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको हिंदी में विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, वो क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि विद द हेल्प ऑफ सी की मदद से, सी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मेटल का हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे निकाला गया था जिंक का Zn++ बाई Zn, और इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट। इसी तरीके से मान लीजिए विद द हेल्प ऑफ सी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम E0 Cu++ बाई Cu की वैल्यू निकालेंगे तो +0.34 वोल्ट आता है। अब अगर किसी मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP अगर आपको दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है। जिस मेटल का SRP जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा वो उतना मोर रिएक्टिव होता है। तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम सभी लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उन सब का हम SRP निकालते हैं, और SRP निकालने के बाद हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, और वो जो अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। जैसे मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि एक मैं टॉपिक ले रहा हूं। जैसे मैंने बताया था कि मान लो कि यहां पर कुछ मेटल्स है, यहां पर बेटा कुछ मेटल्स और यहां पर उनका SRP वैल्यू है। SRP वैल्यू किसमें मान लेते हैं, वोल्ट में। SRP है, ध्यान रखना, SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव आपको दिया गया है। जैसे सम मेटल्स A, B, C, D, E, F ये सब आपको दे दिया गया सब मेटल्स, और सबका SRP दिया गया है। मान लीजिए -1.6 वोल्ट प्लस के 3.01 वोल्ट -0.78 वोल्ट, इसका मतलब माइनस के 3.01, सपोज दैट इसका मान लेते हैं प्लस के 2.17 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ गई मान लीजिए -0.41 वोल्ट आपको दिया गया। तो इस यहाँ पर कुछ मेटल्स दिए गए हैं A, B, C, D, E, सब मेटल्स, कुछ धातुएं दी गई हैं, और उनका ये SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव दिया गया है। अब इसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन मोर रिएक्टिव मेटल है। अगर इनके जितने भी मेटल्स हैं, इन सारे मेटल का मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर डिफाइन करूं, सभी धातुओं का सक्रियता क्रम देखें, या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है, देखें किसका, इसमें से सबसे कम SRP किसका है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा SRP किसका है बेटा, D का है, -3.01। तो इसमें जो D का SRP सबसे छोटा है, ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब कि जो D होगा बेटा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद देखा जब इसके बाद इसमें आ जाएगा कौन, A आ जाएगा -1.6,
तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है। उसके बाद देखिए उससे थोड़ा सा बड़ा किसका है, -1.6 के बाद आ जाएगा बेटा, कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी के बाद आपका एफ आ जाएगा। और देख लो बेटा, इसके बाद हम लोग का कंपेयर करें अगर बी में और ई में, तो ई का छोटा है तो ई आपका मोर रिएक्टिव, और सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जिस मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा बेटा, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल माना जाता है। और अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का अगर एसआरपी पता है, यानी मानक अपचयन विभव प्रयोग के आधार पर निकालते हैं, अगर पता है तो हम उनकी एक सारे तत्वों को एक रिएक्टिविटी ऑर्डर, एक क्रियाशीलता के क्रम में उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। और तत्वों को एसआरपी के आधार पर क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। व्यवस्थित करने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये जो बोर्ड पर जो डाटा लिखा गया है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये डाटा आपको दिया गया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट्स का आपको वैल्यू, ई नॉट वैल्यू आपको दिया गया है ना। जैसे मान लीजिए लिथियम का दिया होगा -3.05 वोल्ट, सब मेटल्स का आपको ई नॉट वैल्यू आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये सीरीज है, यह एक सीक्वेंस एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके एसआरपी के आधार पर इसको सजा करके रखा गया है। तो ये है बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी मैं इसे बोलूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये लिथियम का जो एसआरपी वैल्यू है बहुत कम है, बहुत कम। लिथियम का एसआरपी जो वैल्यू है बेटा ये बहुत कम होता है, -3.05 वोल्ट के आसपास होता है, बहुत कम। और जानते हैं कि जिस मेटल का एसआरपी जितना कम होगा उतना ज्यादा मोर रिएक्टिव हो जाएगा। तो लिथियम एक्वस में बहुत मोर रिएक्टिव हो जाएगा। हाइड्रोजन का जानते ही हैं, हाइड्रोजन का जो एसआरपी वैल्यू होती है, हाइड्रोजन का एसआरपी वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होता है। हाइड्रोजन का होता है 0 वोल्ट, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट। जितने हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, हाइड्रोजन के जो नीचे मेटल्स दिए गए हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इन सब का जो एसआरपी वैल्यू है बेटा, इन सब का जो एसआरपी वैल्यू है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। इट मींस कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड और प्लैटिनम ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। जिसका एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव होता है इसका मतलब कि लेस रिएक्टिव होगा। और ये सब क्या होते हैं बेटा, मोर रिएक्टिव होते हैं। दीज आर द मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ये सब क्या होंगे बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स। आपके टेक्स्ट बुक में ये आपको सीरीज आपको मिल जाएगी और आपको सीरीज सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। जब न्यूमेरिकल पूछेगा, जब आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उस न्यूमेरिकल में आपको उस एलिमेंट का एसआरपी आपको दिया जाएगा। आप एसआरपी मत याद करने लगेगा, सुना। किसी भी न्यूमेरिकल जब पूछा जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल में उस मेटल का एसआरपी वैल्यू आपको लिख के दिया जाएगा, तो उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। आप बस थोड़ा सा सीक्वेंस याद करिए। इसका क्या फायदा है ये हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फायदा अगर देखा जाए, क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेस हैं, क्या यूजेस हैं, अगर इसके बारे में हम लोग स्टडी करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका जो पहला जो फायदा होता है बेटा, पहला हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं इसमें कि कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा मेटल, यानी इसकी जो हम रिलेटिव जो रिड्यूसिंग एजेंट पावर है इसको डिफाइन किया जा सकता है। एक वर्ड यहां पर आएगा रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होता है क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होता है। रिड्यूसिंग एजेंट हिंदी में इसको बोलेंगे अपचायक पदार्थ होगा, अपचायक, अभिकर्मक, अपचायक, अपचायक ना, अपचायक कौन है। और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ऑक्सीकारक ना। तो जैसे मान लीजिए कि सोडियम है बेटा, सोडियम, और सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी है ना, तो सोडियम के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है। और जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम जो है, सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम जो है एक रिड्यूसिंग, सोडियम बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति। अगर कहा जाए कि किसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, जिस अगर दो मेटलों में से जिस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे मोर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे टॉप पर मान लीजिए लिथियम है, तो लिथियम क्या है, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब लिथियम जो होगा वो बहुत ही पावरफुल एक रिड्यूसिंग एजेंट के अंतर्गत आ जाएगा। अगर बहुत से मेटल्स आपको दे दिए जाए तो जिस मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, जिस मेटल का एसआरपी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है, वो अधिक होगी। इससे क्या फायदा होगा कि कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है नहीं है, ये सब हम पता हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे पहला एप्लीकेशन होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम बता सकते हैं कौन सा मेटल मोर रिड्यूसिंग एजेंट है, माने किसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, किसके कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी रिड्यूसिंग एजेंट और रिलेटिव रिड्यूसिंग एजेंट और रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जिस मेटल का जैसे मान लीजिए कहा जाए, इसको देखो, अगर मैं कहूं कि कैल्शियम, अगर बात करूं कि पोटेशियम और सोडियम की बात करूं, अगर इन दोनों की बात करूं, तो चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पोटेशियम ऊपर है और सोडियम क्या है, नीचे है, माने पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। इसका मीनिंग हुआ कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम इज मोर रिड्यूसिंग एजेंट रादर देन सोडियम। यानी पोटेशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो सोडियम से ज्यादा होगी। ओके, इससे फिजिबिलिटी पता हम कर लेंगे कि रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम ये बता सकते हैं कि कौन प्रबल अपचायक है, कौन प्रबल अपचायक है। अगर मान लो कई सारे मेटल आपको दे दिए जाए, बहुत से आपको मेटल दे दिए जाए, तो जिस मेटल का एसआरपी जितना कम होगा वो उतना प्रबल क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। जैसे अगर देखा जाए कि पोटेशियम और सोडियम में, पोटेशियम और सोडियम में पोटेशियम जो होगा वो प्रबल अपचायक है सोडियम की तुलना में। यानी जो धातु अधिक क्रियाशील होगी, जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखा जाए। दूसरा एक एप्लीकेशन देख सकते हैं हम लोग, इसके बेसिस पर इलेक्ट्रो जो केमिकल सीरीज है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन ये है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल टॉप पर है, माने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव जो मेटल है वह लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट से उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे क्वेश्चंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वस है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन
नीले रंग का होता है, ब्लू होता है बेटा, ब्लू। कॉपर सल्फेट का जली विलयन किस रंग का होता है? ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू कलर का होता है? कॉपर सल्फेट का जली विलयन ब्लू क्यों होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट को यदि मैं वाटर पानी में डालूंगा तो बनेगा Cu++ और SO4 माइनस। और इसी कॉपर आयन का जो कलर है यही ब्लू है बेटा। नीला जो जिम्मेदार है, ब्लू कलर जो आता है वह Cu++ की वजह से, यानी कॉपर आयन की वजह से सॉल्यूशन का रंग क्या होता है? ब्लू होता है। अब इसका कलर कहां से आ जाते हैं ये हम पढ़ेंगे। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बताया जाएगा। डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन की वजह से हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? कलर आ जाते हैं। यानी ये कलर आने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन वी विल डिस्कस अगले चैप्टर। बहुत जो डी ब्लॉक का चैप्टर होगा एनसीईआरटी का, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसमें इसका आंसर मिलेगा कि कॉपर आयंस का कलर नीले रंग का क्यों होता है। उसका मेन रीजन है डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण की वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट को पानी में डालेंगे तो कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। जो ही इसमें जिंक डालेंगे बेटा, अगर इसमें जिंक की रॉड को डाल देंगे, जिंक रॉड जो ही डालेंगे कि जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन में कॉपर सल्फेट के जली विलयन में जिंक की छड़ को डालने पर नीला रंग गायब कहाँ हो जाता है? तो इसका रीजन ये हो सकता है सिंपली कि जिंक जो होगा, अगर कॉपर सल्फेट है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान क्या है? नीचे है। मतलब जिंक और कॉपर में कंपेयर करें तो जिंक क्या होगा? मोर रिएक्टिव, और कॉपर क्या है? उसकी तुलना में लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर, जिंक जब मोर रिएक्टिव होगा तो कोई भी मोर रिएक्टिव जो मेटल होगा वह मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट से उसको रिप्लेस कर देगा। यानी ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहां से क्या हो जाएगा? Cu बन जाएगा। या जनरली रिएक्शन ये होगा कि जो जिंक होगा बेटा, जिंक यह होगा Cu++। अब चूंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, यानी जिंक जो है कॉपर की तुलना में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है। तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिंक, कॉपर हम क्या करेगा? गेन कर लेगा। यानी बन जाएगा आपका Zn++, और ये क्या हो जाएगा? Cu। तो जो ही जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक रॉड को डालेंगे तो हमारा जिंक जो होगा वह कॉपर आयन को क्या करेगा? कॉपर में कन्वर्ट कर देगा। तो कलर आते हैं, उसके जिम्मेदार आयन होते हैं बेटा। अब ये नीले रंग का है बेटा, ये आपका नीला रंग है, और ये जो होता है ये रंगहीन होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है। इसका मतलब कि जब कॉपर सल्फेट में जिंक डालेंगे तो हमारे विलयन में से, हमारे सॉल्यूशन में से Cu++ डिसअपियर हो जाएगा, हमारे सॉल्यूशन में Zn++ आ जाएगा। और ये क्या है? आपका कलरलेस है। Zn++ कलरलेस क्यों है? क्यों इसका रंग नहीं है? ये हम पढ़ेंगे आपके डी ब्लॉक में, ये पढ़ाया जाएगा। ये डी ब्लॉक में जिंक के अंदर कलर क्यों नहीं आता है? क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक में है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, तो जिंक के अंदर डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। वो एक आगे का विषय हो जाएगा। अभी सिंपल जानेंगे, Zn++ क्या होता है? कलरलेस होता है। इसलिए जो ही कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की रॉड को डालेंगे पूरा का पूरा नीला रंग डिसअपियर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन रहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से जो मेटल मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के साल्ट से उसको रिप्लेस कर देगा। ओके, ये इसका सेकेंड यूजेस हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशंस रहे। और देखा जाए नेक्स्ट यूजेस, थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है हम ई सेल निकाल सकते हैं। ई सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये बताती है कि एक बेहतर सेल कैसे बनाया जा सकता है, एक बेहतर सेल कैसे बनाया जा सकता है,
एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ बहुत ज्यादा है, उसके लिए हम किस मेटल का एनोड बनाएंगे, किस मेटल का कैथोड बनाएंगे, इसकी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिफाइन हो सकता है। अब देखिए लिथियम बैटरी, लिथियम का सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव है, तो अगर लिथियम का मान लीजिए कि एनोड बनाया जाए, बहुत मोर नेगेटिव है, अगर कोई बहुत मोर पॉजिटिव है, तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, तो ईएमएफ बहुत हाई हो जाता है। तो लिथियम बैटरी जो होता है बनाने के पीछे कि लिथियम का एसआरपी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो हमको हाई ईएमएफ मिल जाएगा। हाई ईएमएफ अंदाजा लगाइए कि अगर केवल लिथियम का हाइड्रोजन के साथ मिला देंगे तो हमको कम से कम 3 वोल्ट मिल जाएगा, 3 वोल्ट का ईएमएफ मिल जाएगा, जबकि ड्राई सेल का ईएमएफ कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। लिथियम की हेल्प से हमको बहुत हाई ईएमएफ हम गेन कर सकते हैं। तो एक बेहतर सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक हम एप्लीकेशन ले सकते हैं। चलिए देखा जाए कैसे। अब कैसे सेल, ये कैसे निकालते हैं, किसी भी सेल का हम ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं। ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी जानते रहिए, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको समझिएगा। इसको बोलते हैं सेल का, हिंदी में सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सेल का ईएमएफ, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग मानक पढ़ रहे हैं। मानक ना, ऊपर जीरो लगने का मतलब कि स्टैंडर्ड, यानी हम निकाल रहे हैं सेल का हम निकालना चाहते हैं। ये जो ई नॉट सेल है, या रियली में इसका नाम होगा कि सेल का मानक, सेल का मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है बेटा, यानी कि स्टैंडर्ड है ना ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं। अब सेल का ईएमएफ निकालने के 2 तरीके आप जानते होंगे। किसी भी सेल का अगर मैं ईएमएफ निकालना चाहता हूं तो इसके 2, अच्छा सेल का ईएमएफ क्या होता है, ये टीचर लेक्चर में डिफाइन किया गया है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, तो इसको निकालने के 2 तरीके। एक होता है बेटा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और प्लस हो जाएगा ई नॉट क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि एनोड पर क्या होता है बेटा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ये एनोड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, कैथोड हो गया, मान लीजिए ये कैथोड हो गया। तो ये तरीका तो ये है, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना अगर चाहते हो बेटा, तो क्या करिए, अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो यदि एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में यदि कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ देंगे तो हमको सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। एक तरीका तो ये है, या एक दूसरा तरीका है सेल का निकालने का। एक दूसरा भी तरीका होता है, वो ये है कि सेल का ईएमएफ निकालने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। या तो किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ दीजिए, आपको सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। या ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी सेल का अगर विद्युत वाहक बल निकालना चाहते, ईएमएफ निकालना चाहते हो, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, कैथोड का एसआरपी चाहिए, एसआरपी वैल्यू, कैथोड का एसआरपी वैल्यू चाहिए, माने अपचयन वैल्यू हमको चाहिए, और एनोड का भी एसआरपी वैल्यू चाहिए। अगर एनोड और कैथोड दोनों का मानक अपचयन विभव दिया है तो ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से किसी भी सेल का, जैसे एनसीईआरटी इस पर पढ़ाई है, सेकंड फार्मूले पर सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व किए, हम लोग भी लगभग इसी दोनों कर सकते हैं, ये भी सही है ये भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक ही न्यूमेरिकल को दोनों तरीके से लगा देंगे, आप देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगेगा उसके हिसाब से उसको सॉल्व करिएगा। तो एक होता है ई नॉट सेल, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान रखना है यहाँ कैथोड का भी एसआरपी चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और यहाँ एनोड का भी एसआरपी चाहिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं।
एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए, एक एग्जाम्पल से इसको समझा जाए, एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं बेटा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लो बेटा एक रिएक्शन दिया जा रहा है Zn प्लस Cu प्लस प्लस गिव्स Zn प्लस प्लस एंड Cu, ऐसे रिएक्शन आपको दिया गया है ना। ये रहेगा सॉलिड, ये रहेगा एक्वस, वो सब अंडरस्टूड है। ठीक है, मैंने नियमतः कैसे लिखना चाहिए, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, आगे क्या होगा बेटा एक्वस, गिव्स Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है रिएक्शंस को। अब क्या देगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है, यह एक सेल रिएक्शन है, इट इज अ सेल रिएक्शन। यह एक सेल के अंदर यह केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो वैसे भी गैल्वेनिक सॉरी डेनियल सेल है, डेनियल सेल के अंदर यही रिएक्शन होता है। तो मान लेकर ये डेनियल सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, तो आप पूछ देगा कि इस सेल का फाइंड द क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दे बेटा, क्वेश्चन दे दे कि फाइंड दे दे ई नॉट सेल, यानी कि सेल का आप ईएमएफ निकालिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका होगा बेटा, या तो सेल रिएक्शन आपको ऐसे लिख के देगा ये, या इस न्यूमेरिकल को लिखने का एक और भी तरीका होगा, या दूसरा मेथड ऐसे लिखेगा, इस फिनोमेना को ऐसे लिखेगा। देखिए, किसी भी सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि पहले हम एनोड लिखेंगे, जनरली बीच में दो लाइन खींचेंगे, ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, कैथोड लिख देंगे, इसके बाद कैथोड लिखेंगे। यही जो केमिकल रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं यहां पर, अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो इसको ऐसे लिखेगा, ध्यान दीजिए कैसे लिखेगा इसको, एनोड। एनोड कौन हो रहा है इस पर, एनोड कहां, एनोड माने ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है। देखिए जिंक का यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसके लिखेंगे Zn बाई Zn प्लस प्लस। देखिए जिंक बदल रहा है Zn प्लस प्लस में, माने ऑक्सीडेशन अकर्स हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है माने क्या है, एनोड है। और Zn प्लस प्लस लिखेगा तो उसका कंसंट्रेशन भी लिखेगा बीच में, यहां क्या लिखेगा बेटा, इससे कंसंट्रेशन लिखेगा। क्योंकि ऊपर नॉट माने मानक है, तो कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा, 1 मोलर रखेंगे, 1 मोलर। और बीच में यहां पर दो हम यहां पर बेटा लाइन दिखा देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, उसके बाद मैं लिख देता हूं, इसके बाद लिखूंगा, अब कैथोड वाला लिखेंगे। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। देखिए ये वाला रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को लिखेंगे, क्या हो रहा है बेटा वहां पर, देखो ये हो जाएगा Cu प्लस प्लस। जब भी आयन लिखेंगे तो उसका कंसंट्रेशन भी लिखा जाएगा। तो चूंकि हम मानक पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, तो यहां पर कंसंट्रेशन कितना लिख देंगे बेटा, 1 मोलर बाई क्या हो जाएगा, Cu। और लिख देगा टेम्परेचर मान लेता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा, या तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिख के देगा आपको, इस तरह से लिख देगा, या तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से लिख के देगा और कहेगा कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है। दोनों ठीक है, जिस तरीके से इस पर ज्यादातर ये तरीका ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज कर देगा, यहाँ भी कंसंट्रेशन चेंज कर देगा, टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, तो उस सेल का ईएमएफ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा डीपली हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी मान कि हम क्वेश्चंस को मान लेते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सेल का क्या निकालो बेटा। अच्छा, एक और, जब इस सवाल जवाब से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो बगल में क्या लिखा रहेगा, इज गिवन, कुछ लिखा रहेगा बेटा, गिवन रहेगा। एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा, देखिए गिवन क्या रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, ई नॉट Zn प्लस प्लस बाई Zn
माइनस 0.76 वोल्ट, और लिखा है बेटा ई नॉट सी यू प्लस प्लस बाई सी यू प्लस के 0.34 वोल्ट। इस तरह से आपको लिखा रहेगा। अब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया रहेगा। ये सेल दिया बेटा, ये आपको सेल रिएक्शन दिया गया है और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू एसआरपी दिया गया है और कह रहा है कि सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, दो मेथड है। पहला मेथड अप्लाई करेंगे जो एनसीईआरटी यूज कर रही है ज्यादातर, तो वो क्या है बेटा, ई नॉट सेल बराबर क्या होगा बेटा, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसमें इतना तो बता ही सकते हो कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, इतना तो सबको पता होगा। कैथोड जो होता है बेटा, कैथोड माने जहां पर रिडक्शन हो रहा है, जहां रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और एनोड का मतलब होगा बेटा जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना तो रिएक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो जिंक का बेटा, जिंक को देखो, अगर मैं देखो यहां पर देखिए Cu प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस का कॉपर में कन्वर्ट होना, मैंने यहां दिखा देता हूं मैं, यहां Cu प्लस प्लस का इसमें कन्वर्ट होना, ये कहलाएगा रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, प्लस के 2 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है तो उसे कहा जाता है रिडक्शन। यानी ये है बेटा, ये रिडक्शन हो रहा है, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है। और देखिए इसका जो जिंक आयन में कन्वर्ट होना, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, प्लस के 2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, 0 से प्लस के 2, और ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ये फिनोमिना क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मीनिंग कंफर्म हो गया कि इसमें जो कैथोड है वह कॉपर है और जो एनोड है वह जिंक है। क्लियर? तब इसको ऐसे लिखेंगे, रिडक्शन किसके पास हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। इसको लिख देंगे ई नॉट सी यू प्लस प्लस बाई सी यू माइनस, यहां हो जाएगा ई नॉट जेड एन प्लस प्लस बाई जेड एन। ठीक, क्योंकि दोनों की एसआरपी देखिए, ये देखो यह भी रिडक्शन एसआरपी है, ये भी एसआरपी, दोनों के एसआरपी वैल्यू आपको लिख के दिया गया है। रख दीजिए बेटा, रख दीजिए। तो कॉपर का एसआरपी है प्लस 0.34 माइनस जिंक का है माइनस के 0.76 हो जाएगा, यानी कि 0.34 और प्लस हो जाएगा 0.76। जोड़ दो बेटा, 6 4 10 और 7 3 6 4 10 हो जाएगा 0, 7 3 10 1, यानी कि हो जाएगा 1.1 वोल्ट के आसपास। कितना बेटा, 1.1 वोल्ट। तो ये जो सेल बना है, या सेल का जो हम लोग का जो वोल्ट बना है, कितने वोल्ट का सेल बना है, 1.1 वोल्ट का बना है। ये ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है, स्टैंडर्ड है। तो अगर मान लो कोई भी सेल रिएक्शन अगर दिया गया है तो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम उस सेल का ईएमएफ बता सकते हैं, उस सेल का ईएमएफ बता सकते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी न्यूमेरिकल्स को हम चाहें तो एक और तरीके से लगा सकते हैं। दूसरे मेथड से न्यूमेरिकल को अगर लगाऊं मैं, दूसरे तरीके से अगर मैं इसको लगा दूं, ठीक है बेटा, अगर मैं दूसरे तरीके से मैं इसको लगाऊं, इसी न्यूमेरिकल्स को, सेम न्यूमेरिकल्स को, तो क्वेश्चन ये था हम लोग का कि Zn और Cu प्लस प्लस गिव्स Zn प्लस प्लस और क्या था बेटा, Cu था। देखो जिंक Zn प्लस प्लस कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। और कॉपर का आयन का इसमें कन्वर्ट होना, ये हो रहा है बेटा रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं इसको एनोड पर रिएक्शंस क्या हो रहा है रियली में एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है। देखो सबसे अच्छा ये भी अच्छा तरीका एक है। तो अगर मैं निकालूं ई नॉट सेल, ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है? ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा ई नॉट जिंक का, जिंक बदल रहा है Zn प्लस प्लस में, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और प्लस हो जाएगा बेटा ई नॉट कॉपर बदल रहा है किस में? कॉपर में। देखो रिएक्शंस में या जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये होगा बेटा कि हमको जो वैल्यू क्या लिख के दिया था एग्जाम में, जो वैल्यू लिख के दिया था वो ई नॉट Zn प्लस प्लस बाई Zn बराबर माइनस के 0.76 वोल्ट, ये दिया था, ये गिवन था। देखो दोनों में चेंजिंग देखो ये जिंक Zn प्लस प्लस बदल रहा है जिंक में, और ये क्या है जिंक बदल रहा है Zn प्लस, मानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ये एसआरपी वैल्यू है, यानी ये है मानक अपचयन विभव। लेकिन यहां पर हमको क्या चाहिए? मानक ऑक्सीकरण विभव चाहिए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको चाहिए। और यदि बेटा यदि एसआरपी पता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, देखिए ये क्या रहा है, इसका नाम क्या है? एसआरपी है। अब देखिए अगर मुझे चाहिए कि ई नॉट Zn और Zn प्लस प्लस हमको चाहिए, यदि एसआरपी पता है और उसका चिन्ह बदल देंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये क्या है? एसआरपी है, यानी अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका साइन चेंज करो, अगर इसका चिन्ह में प्लस कर दूं, प्लस के 0.76 कर दूं, प्लस के 0.76 कर दूं वोल्ट, अब क्या हो गया बेटा? अब हो गया ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया। ठीक, अब हमारा काम निकल गया। अब हमें यहां पर क्या चाहिए था? दिया तो था क्वेश्चन में एसआरपी, लेकिन एसआरपी का चिन्ह बदल दोगे बेटा तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चूंकि मुझे यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए था, देखिए यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे मिल गया, यहां पर हो जाएगा प्लस के 0.76 और प्लस यहां पर कॉपर का तो एसआरपी चाहिए, और कॉपर का एसआरपी आपको लिखा ही था, आपको लिख के दिया था कॉपर का एसआरपी है Cu प्लस प्लस, और बाई Cu दिया था प्लस के 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा 0.34, दोनों को जोड़ दो बेटा, 6 4 10 और 7 3 10 1 11, यानी हो जाएगा 1.10 वोल्ट। एकदम करेक्ट आंसर। ओके, एज यू लाइक इट, जैसे आप लगाना चाहें। किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है उसको निकालने के दो तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक, और एक देखा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन क्या है, ये हम लोग अगर देखें तो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है डाइल्यूट H2SO4 से। जैसे एक रिएक्शन है कि जिंक अगर रिएक्शन करता है H2SO4 से, और अगर बेटा ये डाइल्यूट है तो जिंक जो होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, बनेगा बेटा ZnSO4, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रो, इसके रीजंस क्या है? देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये है पोजीशन किसकी? हाइड्रोजन की,
और हम लोग का जिंक क्या है, ऊपर है, माने जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक अगर हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो जिंक जो होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। जबकि वहीं पर देखो बेटा रिएक्शन है कि कॉपर अगर होता, कॉपर और H2SO4 अगर ये डाइल्यूट है बेटा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉपर की पोजीशन है वो हाइड्रोजन से नीचे है, माने कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो कॉपर जो होगा वह हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। माने डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो उसमें आ जाएगा कॉपर आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा और प्लैटिनम आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल होते हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, और लेस रिएक्टिव मेटल होने की वजह से ही इनका जो कोरोजन्स नहीं होता बेटा, उनका संक्षारण नहीं होता है, माने उनके ऊपर कोई रस्टिंग टाइप का कुछ नहीं होता है। इसीलिए मार्केट में बहुत ज्यादा जैसे गोल्ड जो मेटल है इसकी चमक बरकरार रहती है, इसका जो लस्टर है गोल्ड का वो हमेशा बना रहेगा, इसकी चमक। अभी लोहा है तो लोहा के ऊपर रस्टिंग हो जाएगी, खराब हो जाएगा वो, लेकिन गोल्ड पर कोरोजन्स नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि गोल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे है। देखिए गोल्ड और जो प्लैटिनम है ये सब बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, और लेस रिएक्टिव मेटल पर कोरोजन्स नहीं होगा तो उनका लस्टर, जो उनकी चमक है वो बरकरार रहती है। इसलिए आभूषण बनाने में इन सब मेटलों का ज्यादा यूज किया जाता है, गोल्ड और प्लैटिनम का। लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनका कोरोजन्स नहीं होगा। इनके मान ये हम लोग के एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस है या एसिड बेस जनरली ये रिएक्ट नहीं करते हैं। एक्वेरिजिया से रिएक्ट करेगा, लेकिन जनरली एसिड बेस या हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनसे इनका रिएक्शन नहीं होता है। सो इनका जो लस्टर, इनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा वो डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया भी क्वेश्चंस हो, कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, फिजिबिलिटी चेक करना है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाए तो वो केमिकल रिएक्शन फिजिबल माने वो आसानी से हो जाएगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हमको चेक करना है। तो एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं और उसकी हमको फिजिबिलिटी चेक करनी है, माने प्रेडिक्शन करना है वो फिजिबल होगा कि नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखा जाए बेटा, Fe3 प्लस I माइनस गिब्स Fe2 प्लस N प्लस 1/2 I2। ये क्वेश्चन है बेटा। अब एग्जाम में कह दे बताओ कि क्वेश्चन फिजिबल है कि नहीं है, माने यह रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं फिजिबिलिटी चेक करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि सेल के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है और फिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं सेल का क्या निकालूंगा, ईएमएफ निकालूंगा। इस केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इस रिडॉक्स रिएक्शन का मैं इनर सेल वैल्यू में निकाल दूंगा, और इनर सेल वैल्यू निकालूंगा। और अगर इनर सेल वैल्यू बेटा, इनर सेल जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब फिजिबल है, फिजिबल रिएक्शन होगा, फिजिबिलिटी है या फिजिबल है बेटा, फिजिबल, सॉरी फिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को देखा था, फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखा जाए, एक रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखा Fe3 प्लस और I माइनस गिब्स Fe2 प्लस एंड 1/2 I2। ध्यान दो बेटा, बढ़िया से समझिएगा। क्वेश्चन को चेक करना है कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, माने इजिली
फिजिबल मैंने आसानी से होगा कि नहीं होगा, ओके, मैंने स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये चेक कर रहा हूं हमको। तो फिजिबिलिटी चेक करने का तरीका है कि मैं क्या निकालूंगा बेटा, ई नॉट सेल निकालूंगा। अगर ई नॉट सेल 0 से बड़ा आ जाए, या अगर ई नॉट जो सेल है बेटा वो अगर पॉजिटिव में है, तो यह केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा, मैंने आसानी से हो जाएगा। और अगर ई नॉट जो सेल है यह 0 से छोटा हो जाए, या जो ई नॉट जो सेल है बेटा अगर वो नेगेटिव में आ जाए, तो लिखेंगे इट इज नॉट फिजिबल। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एसआरपी वैल्यू के आधार पर हम बता सकते हैं कि वह रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाएगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है कि फिजिबल नहीं है, ये हम लोग बता सकते हैं। ओके, चलिए एक रिएक्शन को 2 रिएक्शन लेंगे, एक रिएक्शन फिजिबल होगा और एक रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। आप बताएंगे कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो हम फिजिबिलिटी को चेक करेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन देगा बेटा, आपके एग्जाम में जब कोई केमिकल फिजिबिलिटी पूछेगा, अगर फिजिबिलिटी पूछेगा आपसे, तो उसका एसआरपी वैल्यू आपको लिख के दिया रहेगा। एसआरपी वैल्यू आपको लिख के दिया रहेगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एसआरपी आपको लिख के दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट है, और मान लीजिए इसके एसआरपी वैल्यू आपको लिख के दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसा रहेगा गिवन, क्या रहेगा बेटा, गिवन रहेगा इसका ई नॉट Fe 3+ बाई Fe 2+, और इसकी वैल्यू आपको लिख के दिया जाएगा। ठीक है, लिख के दिया जाएगा। और एक और वैल्यू देखा जाए, एक और वैल्यू के देगा ई नॉट, क्योंकि एसआरपी है, रिडक्शन वैल्यू चाहिए, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हमको चाहिए। इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, अगर यहां चेक करें, यहां से यहां कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है बेटा, +3 से +2 घट रहा है ना, और घटने का मतलब हो गया रिडक्शन हो रहा है बेटा, ये हो रहा है रिडक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब कि ये आपका क्या बनेगा, रिडक्शन होने का मतलब कि आपका बनेगा कैथोड। और देख लेते हैं किसका आपका ऑक्सीडेशन किसका इसमें हो रहा है, तो जरा इसको देखो तो बेटा, I- कन्वर्ट हो रहा है I में, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा -1, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, तो -1 से 0 बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब होता है बेटा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। सॉरी यहां पर लिख देते हैं, चलो ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन वैल्यू ऑक्सीडेशन वैल्यू। तो अब ये क्या करेंगे, एसआरपी चाहिए हमको, एसआरपी आपको लिख के रहेगा, लिख के दिया रहेगा 1/2 I2 बाई I-, ये दोनों वैल्यू बेटा आपको लिख के एग्जाम में दिया रहेगा। दोनों की एसआरपी वैल्यू आपको एग्जाम में लिख के दिया रहेगा। ये आपको केमिकल रिएक्शन दिया है और ये गिवन रहेगा, ये डाटा आपको गिवन रहेगा, और पूछा जाएगा कि बताइए कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबल है कि नहीं, इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा। अगर इसकी एसआरपी वैल्यू तो मुझे याद नहीं है, इसकी एसआरपी वैल्यू अगर देखा जाए तो इसकी एसआरपी वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये गिवन रहेगा, इसके एसआरपी वैल्यू आपको दिया है, इसका दिया है बेटा 0.77 वोल्ट, और ये दिया है बेटा आपको एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, दिया है 0.54 वोल्ट आपको दिया गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो रिएक्शन है ये फिजिबल है कि नहीं है, ऐसा डाटा आपको लिख के देगा बेटा, अब पूछेगा कि फिजिबल है कि नहीं है। अब फिजिबिलिटी चेक करने का तरीका ये होगा कि हम क्या निकालेंगे, इसका ई नॉट सेल निकाल दीजिए, ई नॉट सेल निकालो बेटा। अब देखो ई नॉट सेल निकालने के वही दो तरीके हैं, दो तरीके, ज्यादा एनसीईआरटी प्रीफर कर रही है
उससे निकालता हूं मैं, हम इसे निकालेंगे ई नॉट कैथोड, ठीक है बेटा, और ई नॉट एनोड, इससे मैं लगा दूंगा इसको, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से मैं लगा सकता हूं इसको, यही तरीका ठीक रहेगा। बस इसमें ध्यान रखिएगा, जब ये वैल्यू देगा ना बेटा तो एसआरपी होना चाहिए, दोनों का एसआरपी वैल्यू चाहिए। कैथोड काम कौन करे बेटा, कैथोड काम कौन करेगा, कैथोड माने रिडक्शन जहां हो रहा है, और कैथोड काम कौन करेगा, आयरन करेगा इसमें। तो इसको लिखेंगे ई नॉट Fe3 प्लस बाई Fe प्लस प्लस माइनस, अब यहां से हो जाएगा बेटा एनोड का काम कौन करेगा, आयोडीन करेगा, तो उसके एसआरपी वैल्यू हमको चाहिए, तो 1/2 I2 और बाई I माइनस, ठीक है। हल करते हैं, ये तो दिया है बेटा, ये तो आपको गिवन है, आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा। तो हमको Fe+3 के Fe+2 में वैल्यू दिया है 0.0 बेटा 77 माइनस आयोडीन का कितना दिया है 0.54। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो 7 में से 4 घटा दीजिए बेटा, कितना जाएगा 3 आ जाएगा, और 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, 0.23 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। क्या रहा बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आने का मतलब कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है। तो कोई रिएक्शन अगर दे दिया जाए तो उसकी हम फिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, वह रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। दिस इज अ गुड वे टू फाइंड द फिजिबिलिटी। और भी मेथड है, लेकिन ये अच्छा तरीका है टू फाइंड द फिजिबिलिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेता हूं, फिजिबिलिटी चेक करने का बस यही है, ई नॉट सेल निकालिए, प्लस में आ गया तो फिजिबल है, माइनस में आ गया तो फिजिबल नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिया जाए, जैसे मान लीजिए बेटा एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये Fe3 प्लस गिब्स Br-1 और Fe2 प्लस एंड 1/2 Br2, ये चेक करना है बेटा ये फिजिबल है कि नहीं है। जब भी रिएक्शन देगा तो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू भी लिख के आपको देगा। तो मान लीजिए कि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लिख के दिया गया है, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यहां पर है ई नॉट Fe3 प्लस बाई Fe प्लस प्लस 0.77 वोल्ट। अभी आप लोग देख रहे हैं बेटा, अभी सॉल्व किए थे इसको। और एक और देगा बेटा, इसमें एक और वैल्यू आपको लिख के देगा ई नॉट 1/2 Br2 बाई Br-1, इसका वैल्यू आपको लिख के दिया रहेगा। इसकी वैल्यू बता दो मैं कितना है, इसकी वैल्यू है ब्रोमीन का, ब्रोमीन्स की जो वैल्यू आपको दिया गया है 1.09, कितना बेटा 1.09 वोल्ट, ये सब आपको लिख के दिया रहेगा। चेक करना है फिजिबल है कि नहीं है रिएक्शन, फिजिबिलिटी चेक करना है इसका है। फिजिबिलिटी चेक करिए, वही कौन एनोड है कौन कैथोड है, पर चेक करना पड़ेगा कौन एनोड कौन कैथोड। तब पर देखिए इसका इसमें कन्वर्ट होना, फेरिक का फेरस में कन्वर्ट होना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यानी क्या हो रहा है बेटा रिडक्शन हो रहा है, और जहां रिडक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा कैथोड कहते हैं। ये तो काम करेगा कैथोड की तरह, और ये जो होगा बेटा इसका इसमें कन्वर्ट होना, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, तो -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाएगा बेटा ये तो एनोड की तरह काम करेगा, ये तो एनोड की तरह काम करेगा। फिजिबिलिटी चेक करना इसको, तो अब हम निकालेंगे इसका ई नॉट सेल, तो क्या हो जाएगा ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो जाएगा, ई नॉट एनोड। बस ये ध्यान रखिए, जब भी ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा
तो इस फार्मूले को यूज करते समय दोनों की एसआरपी वैल्यू चाहिए। एसआरपी वैल्यू ऑफ कैथोड, एसआरपी वैल्यू ऑफ एनोड हमको चाहिए। तो कैथोड कौन है बेटा? कैथोड बने की आपका Fe है, तो लिखेंगे इसको E नॉट Fe प्लस 3 बाई Fe प्लस माइनस एनोड का देख लीजिए। अगर एनोड का देखेंगे, एनोड का एसआरपी चाहिए। एनोड का एसआरपी ये है, देखो ये दिया गया है, ये हो जाएगा बेटा E नॉट 1/2 Br2 माइनस हो जाएगा बेटा Br-1। और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये वैल्यू आपको लिख के दिया, दिस इज माइनस के 0.77 वोल्ट माइनस हो जाएगा 1.09 वोल्ट। और अगर इसको सॉल्व करेंगे, छोटा है बड़ा है, अगर इसको घटाएंगे हम लोग तो किस में आएगा बेटा? नेगेटिव में आंसर आएगा। और नेगेटिव में आने का मतलब है दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट फिजिबल। लिख देंगे इट इज नॉट फिजिबल, यह रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है वह है नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बेहतर लेक्चर होगा, नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक जर्मन केमिस्ट, जर्मनी के केमिस्ट नस्ट साहब, इसको हिंदी में ऐसे लिखेगा नस्ट समीकरण। ठीक है बेटा, नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो मान लीजिए कि हमने बताया, एक चीज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि जब भी कॉपर सल्फेट के, ध्यान देना बेटा, कॉपर सल्फेट के एक्वस में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हम कॉपर की छड़ को डालते हैं, कॉपर की छड़ को डालते हैं बेटा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये सबको पता है। और ये भी पता है कि यहां पर जो इस पर जो पीडी माने यहां पर जो वोल्टेज आ रहा है उसकी जो वैल्यू है E नॉट Cu प्लस प्लस बाई Cu की वैल्यू होती है प्लस के 0.34 वोल्ट, ये इसकी वैल्यू होती है। लेकिन चूंकि ये मानक है बेटा, मानक करने का मतलब कि इसका जो कंसंट्रेशन है वह कितना है? 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितना लिया गया है? 1 मोलर लिया गया। कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। इसमें कॉपर का जो कंसंट्रेशन है बेटा वो कितना लिया गया है? 1 मोलर है। और इसका टेम्परेचर कितना लिया गया है? 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। और ये जो डाटा है यह एक्सपेरिमेंट करके हम निकाले हैं। ये जो वैल्यू हम निकाले हैं यह प्रायोगिक मान है, बाई एक्सपेरिमेंट निकालते हैं with the help of reference electrode या with the help of C की मदद से ना, C की मदद से ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। ओके, अब क्या किया जाए, यदि मैं कंसंट्रेशन चेंज कर दूं, यदि इसका टेम्परेचर या कंसंट्रेशन में चेंज कर दूं, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस है अगर उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर के बजाय मान ले कंसंट्रेशन इसका कर दिया जाए कितना, 1/10 मोलर कर दिया जाए, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, टेम्परेचर भी चेंज कर देते हैं, मान ले कि 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज कर दे और टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है, यहां पर जो वैल्यू आ रही है मैंने उसके वो प्लस चार्ज तो आएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, और उसको हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ेगा।
लेकिन सिंपल तरीके से क्या किया जाए कि नस्ट इक्वेशन की मदद से अगर किसी भी मेटल का बेटा, अगर किसी भी मेटल का एसआरपी पता चल जाए, एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर पता चल जाए। एसआरपी की शर्त यह होती है कि कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर रखते हैं और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। अगर कंसंट्रेशन चेंज किया जाए, कंसंट्रेशन चेंज करोगे और टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी एसआरपी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और उसको हम नस्ट इक्वेशन की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। तो नस्ट इक्वेशंस का काम यह है, नस्ट इक्वेशंस क्या करता है बेटा कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर सल्फेट को हमने पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है बेटा। इसमें कॉपर की रॉड को डाले हैं, कॉपर रॉड को डाल दिए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कंसंट्रेशन है इसका 1 मोलर, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमको पता है, एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है ये वैल्यू हो जाएगी इसकी प्लस के 0.34 वोल्ट। अब हमने क्या किया, एक दूसरा कंटेनर लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड हम बना रहे हैं मान लीजिए, और इसमें वही सेम चीज है, कॉपर सल्फेट ही है। कॉपर सल्फेट का एक्वस मैंने यहां पर लिया हुआ है, इसमें कॉपर की रॉड भी मैंने डाला है, कॉपर की रॉड डाला है, मान लीजिए कि प्लस चार्ज भी आ गया है, बस कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दिया। अब इसका कंसंट्रेशन जो है वह 1 मोलर में नहीं रखूं, कुछ भी एज यू लाइक इट, जो मन में रखिए। मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन मैंने इसका रख दिया m/100, m/100 रख दिया। इसका टेम्परेचर कितना रख दिया बेटा मैंने, 20 डिग्री सेल्सियस रख दिया। अब यहां पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे कहेंगे ECU ++/CU। अब नॉट नहीं लगाएंगे बेटा, ऊपर जीरो ही लगाएंगे। ऊपर जीरो लगाने का मतलब इसको अगर दोनों शब्द को पढ़ा जाए, इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ा जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और इसे कहा जाए स्टैंडर्ड शब्द हट जाएगा, स्टैंडर्ड शब्द हट जाएगा, माने इसे दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड दिस इज ओनली रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। मैं हिंदी में बात करूं अगर, तो इसका नाम होगा बेटा, इसका नाम होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन इसका जो नाम होगा बेटा, मानक सब हट जाएगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव, इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नस्ट इक्वेशंस क्या करता है कि नस्ट इक्वेशन कहता है कि अगर किसी भी मेटल का अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है तो आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो। तो कॉपर का अगर मान लीजिए किसी भी मेटल का यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव पता है तो हम उसी मेटल का इलेक्ट्रोड विभव इक्वेशन की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर ये वाला पता है बेटा, ये पता है, और अगर कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज कर दोगे, टेम्परेचर कुछ भी चेंज कर दोगे, तो ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाया नस्ट ने क्या किया, किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के मानक इलेक्ट्रोड विभव और उसी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। तो नस्ट इक्वेशन क्या है, नस्ट इक्वेशन इट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट गिवन एलिमेंट। किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और उसी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन स्थापित किया गया है उसको नॉस्ट समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखा जैसे नॉस्ट इक्वेशन क्या है? नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा, नॉस्ट इक्वेशन। तो नॉस्ट इक्वेशंस में सबसे पहले एक हम मान लेते हैं कि एक मैं इलेक्ट्रोड ले रहा हूं जिस पर रिडक्शन अकर्स कर रहा है। M के ऊपर चार्ज है प्लस, एक्वस में है ये बेटा, रिडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। मान लीजिए इसने N इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया, और ये बदल गया बेटा M सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो इस रिडक्शन प्रोसेस के लिए नॉस्ट ने एक इक्वेशन आपको दिया है, स्थापित किया हुआ है, जैसे E Mn प्लस बाई M बराबर E नॉट Mn प्लस बाई M माइनस RT बाई NF लॉग बेस E, लॉग बेस E, और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और यहां हो जाएगा बेटा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये है बेटा नॉस्ट इक्वेशन, ये है नॉस्ट इक्वेशन, दिस इज द नॉस्ट इक्वेशन। तो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू पता है, अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है, तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर हम उसको निकाल सकते हैं, उसी को निकाल सकते हैं। तो इसको और आगे मैं सॉल्व करूं, अगर एक चीज ये है कि किसी भी मेटल का, अगर कोई भी मेटल अगर सॉलिड में है तो उसका कंसंट्रेशन हमेशा एक होता है, कंसंट्रेशन एक हो जाएगा। तब इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? लिख सकते हैं E M N प्लस बाई M बराबर E नॉट, और ये हो जाएगा बेटा M N प्लस बाई M माइनस 2.303 RT बाई NF, और ये हो जाएगा बेटा लॉग बेस 10 हो जाएगा। बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्टिव मास ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। ये रहा हम लोग का नॉस्ट इक्वेशन। इसकी इसमें कौन क्या है? आपका R जानते ही है, सोल्यूशन कांस्टेंट, आपका T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, N इसमें कितने इलेक्ट्रॉन माने ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, और F है फैराडे कांस्टेंट। अब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया जाए, हालांकि दिस इज द नॉस्ट इक्वेशन, ये नॉस्ट इक्वेशन है। इसकी मदद से हम किसी भी अगर किसी इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इस इक्वेशन की मदद से अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है तो हम किसी भी कंसंट्रेशन पर उसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं इजी वे में। तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि E M N प्लस बाई M, और ये होगा बेटा E नॉट M N प्लस बाई M माइनस 2.303 RT बाई NF, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1 बाई M Mn प्लस, जो इसका कंसंट्रेशन है, जो उसकी मोलारिटी है, उस मेटल की मोलारिटी को लिया गया है। इस इक्वेशन को छोटा करते, R की वैल्यू फिक्स है। अगर T लेट मैं इक्वेशन को बनाना चाहता हूं 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, टेम्परेचर मैंने क्या रख दिया बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273 में अगर 25 में जोड़ दूंगा तो 298 केल्विन। हम एक इस नॉस्ट इक्वेशन को
एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा वो 25 डिग्री सेल्सियस के लिए वैलिड होगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको 25 डिग्री सेल्सियस के लिए दिए जाएंगे। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। कैसे देखिए, रखिए तो EmN प्लस बाई M, और ये होगा बेटा E0 MN प्लस बाई M, और माइनस होगा बेटा, रखिए वैल्यू 2.303। R की वैल्यू तो पता ही है 8.31 बेटा। टेम्परेचर हम रख लिए है कितना 298, और बाई N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग रिडक्शन प्रोसेस। और F फिक्स है बेटा, F जो होता है फैराडे कांस्टेंट होता है, और फैराडे कांस्टेंट का मान होता है 96,500 कूलम। 96,500 कूलम चार्ज की यूनिट है बेटा। और इसके बाद आगे देख लें, आगे इसको मैं अगर देख लूं तो टेम्परेचर तो 25 डिग्री हम लोग का सेल्सियस हो गया। इसको मैं आगे लिखूं अगर तो log बेस 10, ठीक है बेटा, 1 बाई मोलारिटी ऑफ N प्लस। इस पूरे को सॉल्व कर दिया जाए तो हम लोग का एक छोटा सा एक फार्मूला बन जाएगा, MN प्लस बाई M इक्वल्स हो जाएगा E0 MN प्लस बाई M माइनस 0.059 बाई N, और ये होगा बेटा log बेस 10 1 बाई एक्टिव मास या मोलारिटी ऑफ दैट गिवन मेटल। तो ये है फॉर्मूला जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है तो हम उस मेटल का या उस एलिमेंट का किसी भी कंसंट्रेशन पर अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या बदलाव आएगा, इसको इस फार्मूले की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल्स लगा के इसको देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल्स लगाया जाए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको दिया गया है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं जानते ही होंगे ना, पढ़ाया जा चुका है हल्का फुल्का। एक इन्वर्टेड गैस जार होगा ना, यहाँ आपका प्लैटिनम होगा, और यहाँ से मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस को पास किया जा रहा है। मान लेते हैं 1 एटीएम है टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर भी दे दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ दिया गया है। ये प्लैटिनम प्लेट होता है बेटा, प्लैटिनम प्लेट पढ़े होंगे आप लोग। तो कह रहे कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है लेकिन सी नहीं है, क्योंकि अगर सी होता तो कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाता। मान लीजिए देखिए एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो सोल्यूशन बना हुआ है इसकी पीएच वैल्यू 10 है, पीएच वैल्यू 10 है। तो कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड भी हो हमको निकालना है। पीएच के बारे में थोड़ा ज्ञान होगा आप लोगों को, पीएच है ना, पीएच का फार्मूला आप सब बच्चों को पता होगा, पीएच बराबर -K log बेस 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। पीएच से हम किसी भी सोल्यूशन का एसिडिक बेसिक नेचर को मेजर करते हैं, और पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हैविंग बेस 10। ओके, पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जानते होंगे कि आप एक फार्मूला हल्का सा पीएच और पीओएच बराबर कितना होता है बेटा 14 होता है। पीएच स्केल भी जानते होंगे, पीएच स्केल पढ़े होंगे। पीएच स्केल पर जो रीडिंग होती है 0 होगा, कितना होता है 1 होता है, 2 होगा, 3 होगा,
4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9, 10, 11, 12, 13 और क्या होगा बेटा 14। पीएच स्केल ये भी जानते होंगे कि अगर पीएच का मान कितना होता है बेटा, पीएच का मान 7, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, उदासीन। विलयन कैसा होगा बेटा, उदासीन होगा, विलयन उदासीन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर पीएच मान 7 से ज्यादा हो जाएगा बेटा तो बेसिक हो जाता है, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। पीएच जो स्केल है, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएच स्केल पर जो पीएच स्केल का रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक क्यों होता है? भाई पीएच स्केल 14 पर जाकर के रुक गई है, आगे भी तो बढ़ सकता, 15 हो जाता, 16 हो जाता, 17 हो जाता। तो पीएच स्केल का जो रेंज है, जो परास है, वो 0 से लेकर 14 तक, 14 तक क्यों होता है ना? इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सर्च करके बताइएगा कि पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक क्यों होता है। एक्चुअली जो पीएच स्केल ये जो बनाई गई है, इसका आंसर जान लीजिए, 0 से लेकर 14 तक ये पीएच स्केल का रेंज चेंज हो सकता है। ये जो पीएच स्केल जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, ये वैलिड है, ये वैलिड है केवल 25 डिग्री सेल्सियस के लिए। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पीएच स्केल हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो पीएच स्केल जो पढ़ते हैं 0 से लेकर 14 तक, यह 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही वैलिड है। ऐसा क्यों, 14 तक ही क्यों है? इसके लिए क्योंकि वाटर की सोलिबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है, वाटर का सोलिबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है वो 1 × 10 के पावर माइनस के क्या होता है बेटा, 14 होगा। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाटर का पढ़े होंगे आप लोग बहुत डिटेल में, 11th में है बेटा, ये सब 11th में पढ़े होंगे। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, और ये होता है 10 के पावर माइनस के 14। तब इसको सॉल्व करोगे तो हम लोग का लास्ट वैल्यू क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जो स्केल जो बनाया गया बेटा, ये स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है, यह 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही वैलिड होता है। टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो हमारे पीएच स्केल की वैल्यू में भी क्या होगा, बदलाव आ जाएगा। और 14 तक ही क्यों है, इसके जिम्मेदार है वाटर का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, ये सब 11th की चीजें हैं, यहाँ पर हमको उस चीज में नहीं जानना है। हमको पता करना है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पीएच वैल्यू कितना बेटा, 10 है। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ये हमको निकालना है। ये हम लोग का मेन क्वेश्चन है। आप देखते हैं, बहुत गुड क्वेश्चन एकदम, एक गुड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। अगर नॉस्ट इक्वेशन लागू करेंगे तो पहले क्या चाहिए हमको, रिडक्शन चाहिए। क्या चाहिए, रिडक्शन, मुझे वैल्यू चाहिए। तो रिडक्शन वैल्यू निकालें अगर इसका, तो रिडक्शन वैल्यू में क्या हो जाएगा कि H जो प्लस है बेटा, H प्लस क्या करेगा बेटा, H जो प्लस होगा वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और बदल जाएगा किसमें बेटा, हाइड्रोजन्स में। क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ये हमारा क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अब इस इक्वेशन के लिए जरा नस्ट इक्वेशन लिखो। तो अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखूं, इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखा जाए तो हम लोग का नस्ट इक्वेशन क्या, अच्छा एक पीएच बता दे बेटा। जो पीएच का मान अगर 10 है तो इसका फॉर्मूला क्या भी पढ़ेगा अभी आप लोग, कि पीएच बराबर माइनस के लॉग बेस 10 और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर हल्का सा मैथमेटिक्स लगा देंगे तो हाइड्रोजन आयन ऑफ कंसंट्रेशन बराबर होगा 10 के पावर माइनस के पीएच हो जाएगा। तो अगर पीएच आपको दिया गया है, इसका मतलब आपको बेटा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता चल गया 10 के पावर माइनस के 10 मोल पर लीटर, माने मोलर। ओके, ये हमको वैल्यू निकल गई। अब निकल जाएगा आंसर बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन आप करिए, नेक्स्ट इक्वेशन। इसके लिए आप नेक्स्ट इक्वेशन लागू कीजिए। लिखिए बेटा, चलो तो क्या लिखेंगे, ई
और हो जाएगा बेटा हमारा H प्लस बाई 1/2 क्या हो जाएगा H2। रिडक्शन हमको चाहिए और बराबर क्या होगा बेटा E नॉट माइनस 0.059 बाई n एंड लॉग क्या होगा बेटा लॉग और ये हो जाएगा लॉग 1 बाई हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन है इसका कंसंट्रेशन लेंगे। ध्यान रखिएगा बेस 10 होना चाहिए, बेस 10 पर हम लोग कवर करेंगे बेटा, ठीक है। ये हमको वैल्यू चाहिए, ये तो हमको पता ना बेटा। अच्छा इसको लिख देता हूं मैं, इसको लिख दूं H प्लस बाई 1/2 H2, ठीक है बेटा। चलिए अब इसकी कितनी बेहतरीन इसकी वैल्यू है आ जाएगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन एकदम। ये क्या है, ये हाइड्रोजन का SRP है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड जो होता है वो शून्य होता है। ये तो हो जाएगा 0 वोल्ट माइनस 0.059 बाई n। n माने कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड हुए हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है। यहां हो जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ है। अब हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा बेटा बेस 10 और 1 बाई हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है बेटा 10 के पावर -10। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ऊपर जाएगा ये लॉग ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस 0.0595 है बेटा, 0.059 और ये हो जाएगा बेटा लॉग बेस 10 और 10 के पावर 10 हो जाएगा। ये 1 पॉइंट नहीं है भाई, ये क्या बेटा 1/10 के पावर -10। जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे बेटा लॉग का रूल है कि पावर पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 0.059 इंटू 10 और ये हो जाएगा log 10 बेस 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा माइनस के 0.059 इंटू 10 और इसकी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 0.59 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये रहा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन की मदद से अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब सेल के लिए अब हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे सेल पर, और बेहतर सेल किसी भी तरह का सेल आपको दे देगा, सेल रिएक्शन दे देगा, तो उस सेल का हम ईएमएफ कैसे निकालेंगे ये हम लोग अगले लेक्चर यानी कि कल के वीडियो लेक्चर्स में इसको देखेंगे। नस्ट इक्वेशन के जितने भी अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे आपकी कंपटीशन लेवल के भी सारे क्वेश्चंस मैं कल सॉल्व करा दूंगा। ओके, थैंक यू। आप सभी बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को हमेशा बार बार इसको देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू।